नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा जैसे क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया महत्वपूर्ण सुझावों को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया। जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ बजट सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूँकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए एक सत्र जो हम लोग देहरादून में आहूत करेंगे और ये सत्र बजट सत्र होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। हरिद्वार के खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद मामले में गुर्जर समाज ने 5 फरवरी को महापंचायत का ऐलान किया था, जिसको अब स्थगित कर दिया गया है। महापंचायत के स्थगित होने के बावजूद प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। जगह जगह बाहर से आने वाले लोगों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। मंगलौर, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर सहित सभी जगह पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। किसी भी हाल में पुलिस दोबारा से पहले वाली स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहती है। हल्द्वानी में 22 सरकारी विभागों पर जल संस्थान के पीने के पानी का 8 करोड़ 47 लाख का बिल बकाया है। ऐसे में अब जल संस्थान नोटिस और मुनादी करवाने की कार्रवाई कर रहा है। बकायादारों में पहले नंबर पर वन विभाग है, जहां 3 करोड़ 51 लाख का बकाया है। इसके अलावा सिंचाई विभाग को सबसे ज्यादा 1 करोड़ 84 लाख और नगर निगम हल्द्वानी पर 1 करोड़ 3 लाख की राशि बकाया है। लोक निर्माण विभाग पर 63 लाख, चिकित्सा विभाग पर 24 लाख, पुलिस विभाग पर करीब 19 लाख के अलावा रेलवे, दूरसंचार विभाग, पशुपालन विभाग, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड सहित 22 विभागों पर 8,47,000 रुपए बकाया है। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा की देनदारी घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर भी है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता RS लोशाली ने बताया कि मार्च तक विभाग को पानी बिल से 49 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया और इसके सापेक्ष में अभी तक 27 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली हो चुकी है। सरकारी विभाग में हमारे मुख्यतः 22 विभाग हैं, जिनमें 8 करोड़ 41 लाख का बकाया चल रहा है। इसके लिए हम लोग अपने जो विभिन्न सेंटर हैं यहाँ पर राजस्व संग्रह केंद्र है, जैसे काठगोदाम में, ऊंचा पुल में, ट्रांसपोर्ट नगर में, हल्द्वानी पे, यहाँ पर भी हम लोग लाभ दे रहे हैं, जो भी छूट चल रही है उसका। साथ ही हम लोग आने वाले समय में कैंप लगा रहे हैं और इसका अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं जगह जगह पे। लालकुआं शहर में बस स्टॉपेज की समस्या को दूर करने के क्रम में प्रशासनिक अमले ने कार्यवाही लगभग शुरू कर दी है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सांसद अजय भट्ट के प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने कहा, उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र दिया था, जिसके बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मंडल रेल प्रबंधक, परिवहन विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को पत्र लिखते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जल्दी ही टीम लालकुआं में जमीन तलाशने पहुंचेगी। उन्होंने कहा, विधायक से लेकर सांसद और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए बस स्टॉपेज बनाने को लेकर कार्रवाई शुरू की गई। यह अवगत कराना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे बस स्टॉपेज की प्रॉब्लम थी, समस्या थी और लोग जो बसें दूर दूर यहाँ से जाती हैं और वो बस यहाँ पे नहीं रुकती थी। और यहाँ जबकि अमृत योजना के तहत 24 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के लिए आए, यहाँ से ट्रेनें पूरे ऑल ओवर इंडिया लगभग जाती हैं। बेंगलोर के लिए अभी नई हुई है, मुंबई के लिए हुई है, दिल्ली की ट्रेनें हमारी जाते रहती हैं। लेकिन बस स्टॉपेज न होने के कारण लोगों को आपके हल्द्वानी जाना पड़ता है, आना पड़ता है, कई समस्याएं इसमें देख रहा था। तो माननीय सांसद जी को मैंने पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया कि यहाँ पे बस स्टॉपेज नहीं है और बस की रुकने की परेशानी काफ़ी है और बसें नहीं रुक पा रही हैं और सीधे चली जाती हैं।
तो इसी क्रम के उसमें मैंने माननीय सांसद जी को अवगत कराया। उन्होंने कुछ दिनों बाद मैंने देखा जिलाधिकारी का पत्र महोदय का मैडम का मेरे पास आता है और उन्होंने सारे विभागों को निर्देशित किया और रोडवेज विभाग आरएम मैम का भी मेरे पास पत्र आया जिसमें लिखा था कि इस समस्या को लेके वो लोग गंभीर हैं और डीएम साहिबा ने भी कड़े निर्देश दिए हैं, चालकों को भी निर्देश दिए हैं कि वहाँ पे बस स्टॉपेज की शीघ्र व्यवस्था करी जाए। सैकड़ों खनन वाहन स्वामियों ने गोला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले बेरी पड़ाव क्षेत्र में महापंचायत करते हुए स्टोन क्रेशर्स द्वारा रेट निर्धारित करने की मांग को लेकर महापंचायत की। इस दौरान गोला खनन मजदूर उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि पूर्व में प्रशासन के समक्ष स्टोन क्रेशर संचालकों से हुए समझौते में क्रेशर्स ने 29 रुपए रेट निर्धारित करने के बावजूद 23 रुपए दिए। इस बार फिर से वही रेट दिए जा रहे हैं। जब हमारे रेट कम किए जा रहे हैं तो फिर जनता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। स्वामियों की ऐसी हरदर्मिता है और उनकी अपनी यूनियन 10-12 लोगों की छोटी यूनियन है, वो लोग अपना तय कर लेते हैं और उन्हें 29 रुपए से वो रेट लाते 21 रुपए में लाकर खड़ा कर दिया। इस बार जब हमने क्रेशर स्वामियों से रेट के लिए बात की तो वो जो है 23 रुपए का हमें रेट बताने लगे कि 23 रुपए के रेट में अगर तुम चल रहे हो तो हमारे यहाँ माल डालो। और बहुत से क्रेशर स्वामियों का कहना है कि भाई जो है आप चलिए, रेट जो भी खुलेगा वो हम आपको दे देंगे, लेकिन अब रेट खोलेगा कौन? बार जो है हमारे आंदोलन का कोई मूड नहीं था। सरकार हमारी हर मांगों को पूरे करते हुए जा रही थी। हमारे कांटे भी लग गए थे, सीसीटीवी कैमरे भी लग गए थे, लेकिन लास्ट में जो स्टोन क्रेशर की जो नीति है वो सही नहीं हो पाने के कारण हमें फिर आंदोलन करना पड़ रहा है। फिर हमें इस महापंचायत को करना पड़ रहा है क्योंकि स्टोन क्रेशर हमें उचित रेट नहीं दे पा रहा है। अपना तो इन्होंने पिछले बार हमें जो है 29 रुपए का रेट प्रशासन के सामने तय करने के बाद हम 23 रुपए के रेट में आए। हम कहते हैं हमारा रेट आप गिराइए, लेकिन आप पब्लिक को भी तो फायदा पहुंचाइए। अपना भी तो क्रस्ड माल को कम रेटों में बेचिए, अपना मार्जिन हो उसी रेट में बेचते हैं। आज 95 रुपए कुंटल रेता बेच रहे हैं और हमें कहते हैं कि आप 28 रुपए का भाड़ा लें। से है जहां ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में एक होटल के अंदर लंबे समय से जुआ खेलने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने इस होटल की मंगलवार की रात घेराबंदी कर अंदर छापामार कार्रवाई करते हुए 11 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पीरू मदारा क्षेत्र में स्थित बाबा ढाबा बैली रेस्टोरेंट में लंबे समय से जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए रेस्टोरेंट में छापा मार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सभी के कब्जे से 2,07,270 रुपए बरामद किए। कोतवाल ने बताया मौके पर जुआ खेल रहे 6 जुआरियों की बाइक भी बरामद हुई। इन बाइकों को भी सीज करने की कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियान दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। ठीक है, रामनगर पुलिस द्वारा जुए के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की है, जो पीरू मदारा क्षेत्र में एक स्थित होटल से हमारे द्वारा कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से करीब 2.25 लाख रुपए कुल बरामद किए गए हैं। अभी दोनों को हमारे न्यायालय पेश किया गया। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिमली के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और जब पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। एसएसपी देहरादून और एसपी देहात ने उप जिला चिकित्सालय विकासनगर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। घायल बदमाश की पहचान सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गंदेवाड़ा गांव के 24 वर्षीय उस्मान उर्फ कालू के रूप में हुई है। उसे विकासनगर के चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश पिछले दिनों सेलाकुई में गौवंश चोरी और सहसपुर में गोकशी के मामलों में शामिल था।
सक्रिय रहे हैं गौकशी में, इनका इसमें हाथ हो सकता है। इसके आधार पर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। तिमली चौराहे से आगे जाकर वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इसमें अभी जो पूछताछ में बात पता चली है कि पूर्व में भी गौकशी में शामिल रहा है, 2021-22 में भी रहा है, और इसके जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के अपराधों में लिप्त हैं। इसमें 3-4 लोगों के नाम अभी पूछताछ से पता चले हैं, जो अभी फरार है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। हमारी दूसरी टीम भी उनकी तलाश में लगाई गई है। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में इसको दाखिल कराया गया है और विस्तृत पूछताछ के लिए भी हमारी एक टीम वहाँ पर काम कर रही है। बुधवार दोपहर ऋषिकेश रोड स्थित IDBI बैंक की डोईवाला शाखा के जनरेटर में आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना से बैंक में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। ये सारा स्टाफ सभी अंदर बैठे काम कर रहा था और मैं ब्लॉक लेवल की मीटिंग थी LDM साहब की, मैं वहाँ पे ब्लॉक में था। मुझे फ़ोन आया कि मैं जनरेटर में आया, जनरेटर बंद था। तो जनरेटर बंद में आग कैसे लगी उसका तो पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा क्यों, वो तो जांच कर ली। अभी तक बैंक के अंदर तो आग नहीं, बैंक का अंदर कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ जनरेटर में ही पीछे आग लगी है और उसी का नुकसान हुआ। और फिलहाल के लिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत SP चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर बुधवार को लोगों को यातायात सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए SHO लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और ITBP के जवानों के द्वारा लोहाघाट नगर में बाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से पुलिस ने लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। SHO अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करना और यातायात सुरक्षा के प्रति सचेत करना है। उन्होंने कहा, यातायात के नियमों का पालन न करने और लापरवाही, ओवर स्पीड और बिना हेलमेट के वाहन चलाने से कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उनके परिजनों को कई कठिनाइयों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। उन्होंने समस्त जनता से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। से अनुरोध भी है कि दोपहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी ना चले और ओवर स्पीड ना चले और जो ओवर स्टेज ना करें गलत तरीके से। इसके नशा दारू पीकर जो है, शराब पीकर जो है वाहन ना चलाएं और इसके अतिरिक्त मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं तो उनके परिवार वाले उनका इंतज़ार करते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो जनता है वो सुरक्षित रहे। घर से निकलने के बाद सड़क सुरक्षा अभियान का यही उद्देश्य है कि हमारे देश की जनता सुरक्षित रहे। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में आज का दिन उत्तराखंड के लिए काफी खास रहा। लोन बॉलिंग में पहली बार भाग ले रहे उत्तराखंड ने स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड के उत्कृष्ट द्विवेदी ने कड़े मुकाबले में असम के खिलाड़ी को 21-2 के अंतर से हराया और उनको इस सफलता को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और आगे का उनका क्या लक्ष्य है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडे ने उत्कृष्ट द्विवेदी और उत्तराखंड लोन बॉलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह पवार से खास बातचीत की। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन चल रहा है। 8 जिलों के 11 शहरों में यह प्रतियोगिता चल रही है। आज उत्तराखंड लोन बॉलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार उत्तराखंड लोन बॉलिंग में पार्टिसिपेट किया है और पहली बार में ही गोल्ड पर निशाना लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो विजेता हैं, उत्कृष्ट द्विवेदी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना मेहनत की है कि पहली बार में ही गोल्ड पर निशाना लग गया। सर देखिए, मेहनत तो मैंने करी है और काफ़ी हमारे कोचेस और जो सेक्रेटरी हैं और हमारे अध्यक्ष जो धीरेन्द्र पवार सर, उनका काफ़ी हम लोग का सहयोग रहा है, जिसकी वजह से आज ये परिणाम मिला है। और जो कि ट्रेनिंग हम लोग की रही है वो करीबन अगर हम टोटल मिला के कहें तो 1 महीने की रही है। और हम लोगों ने 15 दिन हॉकी के टर्फ पे प्रैक्टिस किया है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं था। उसके बाद फिर हम लोगों ने रामनगर में जा करके
वहाँ पे प्रैक्टिस किया नेचुरल ग्रास में। तो इससे हमें काफ़ी मदद मिली है और जो हमारे कोचेस का जो सहयोग रहा है उससे काफ़ी मतलब आज ये जो स्वर्ण पदक आया है उसका रिजल्ट है। स्वर्ण पदक जीते कितना खुशी होती है इस मेहनत के बाद? देखिए, मेहनत करने के बाद जो परिणाम आता है ना उससे जो मतलब जो खुशी मिलती है वो सच में मतलब कि मैं बता नहीं सकता, उसको बयान नहीं कर सकता हूँ मतलब अंदर से। आगे क्या लक्ष्य है आपका कि इस गेम को लेकर के, और उत्तराखंड में इस गेम का कितना भविष्य देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो प्रॉपर ग्राउंड नहीं है इसका मतलब यहाँ पे। अब ये ग्राउंड अभी बना है 38वें राष्ट्रीय के लिए, तो मैं चाहता हूँ सरकार से मेरा एक ही मतलब वो है कि ये ग्राउंड बना रहना चाहिए और ताकि यहाँ पे और भी जो बच्चे हैं उनको सहयोग मिले और वो यहाँ पे खेल सके और उत्तराखंड की टैली में और मेडल्स आते रहे। हमारे पास फेडरेशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह पंवार जी हैं, इनसे जानने के करते हैं। पहली बार इनको भी ये जिम्मेदारी मिली है, अध्यक्ष पद पहली बार बने हैं, पहली बार में भी गोल्ड का निशाना लग गया, क्या कहेंगे इसको? सब खिलाड़ियों की मेहनत है, कोचेस की मेहनत है। मैं सभी कोचेस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर जो मेहनत करी है, आज उसी का परिणाम है कि हमारे जो प्लेयर हैं उत्कृष्ट वो गोल्ड मेडल लाए हैं। और हमें आशा है कि इसी तरह हमारे कोचेस खिलाड़ियों के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का नाम और ऊपर होगा। पहली बार में गोल्ड आया है, अब फेडरेशन का आगे का क्या काम होगा? फेडरेशन का काम ये रहेगा कि जो हमारे और खिलाड़ी हैं उन्हें और प्लेटफॉर्म देंगे, अच्छी मेहनत करवाएंगे उनसे और निश्चित रूप से हम जो हमारे कोचेज हैं उनको बोला जाएगा कि बहुत और कड़ी मेहनत इन खिलाड़ियों पे करें ताकि खिलाड़ी स्टेट का नाम रोशन कर सकें। उत्कृष्ट के गोल्ड मेडल ने उत्तराखंड को भी पदक तालिका में ऊपर ला दिया है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में 38वें उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में डबल महिला सीनियर बैडमिंटन में उत्तराखंड को रजत पदक प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की अन्या और एंजिल ने उत्तराखंड को रजत पदक दिलाया। इन दोनों महिला खिलाड़ियों का 38वें नेशनल गेम में सफर कैसा रहा और फाइनल में हार का क्या कुछ कारण रहा, इसे लेकर जन टीवी सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडे ने दोनों महिला खिलाड़ियों से खास बातचीत की। अभी हम राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में जो बहुउद्देशीय खेल परिसर है इसमें मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनन्या और एंजल, जो अभी महिला जो बैडमिंटन हो रहा था इसमें इन्होंने रजत जीता है। किस तरह का संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में? मतलब ये हमारा पहला सीनियर टूर्नामेंट था और मतलब इतने बड़े लेवल नेशनल गेम्स भी हमने पहली बार खेला, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमें सारे सीनियर प्लेयर्स के साथ खेल के, तो बहुत अच्छा लगा खेल के। फाइनल में ऐसा क्या होगा, कहाँ चूक हो गई? एक तो हमसे बहुत ही सीनियर थे और मतलब हम उनको कैच नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हमारा गेम बहुत अच्छे से स्टडी करके आए थे, हम वो स्टडी नहीं कर पा रहे थे और हम अपने एरर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी। जिससे एरर्स हो रहे थे तो फिर वो जाते रह रहा था, पॉइंट आ नहीं पा रहा था। तो अभी बहुत करना है हार्डवर्क। और यहाँ तक पहुँची, कितना मेहनत करना पड़ा? मेहनत तो करी बट उससे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इतने बड़े लेवल पे मैंने पहली बार ही खेला और मतलब जो दीदी लोग थे मतलब उनका गेम अभी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उसके लिए हार्डवर्क तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अभी। और हार्डवर्क तो कर ही रहे हैं थोड़ी बहुत, पर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने प्रतिद्वंदी से क्या सीखने को मिला इसमें, जो उनमें बेटर था उसे तुम लोग क्या लेसन मिला? वो हर चीज़ में वैसे हमसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एक्सपीरियंस थे, उनके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे थे, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे हम लोगों से और उनका बॉन्ड भी मेरे को लग रहा था कि बहुत अच्छा था। वो लोग पूरा बात कर करके मतलब मैच खेल रहे थे और पूरा एंजॉय करके खेल रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उनसे सीखी। उत्तराखंड में गेम से पहले एक शिविर का आयोजन किया था, कितना फायदा हुआ उस शिविर से? कैंप तो बहुत अच्छा करवाया गया था, इंडोनेशियन कोच भी आ रखे थे हमारे वहाँ और सेन सर, लोकेश भैया और बहुत सारे और भी सर लोग थे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। सारा 1 महीने का सब लोग साथ में रह के प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ, लोकल स्तर पर आयोजन, तुम लोग यहाँ से आई, किस तरह का सरकार का सुविधा का व्यवस्था रहा और कितना फ़ायदा मिला इसका? मतलब पहले तो हमारे होम ग्राउंड में था और मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, मतलब कोच भी बहुत अच्छा और खाना होटल जो भी दिया था वो बहुत अच्छा दिया था, मतलब सब अच्छा ही था। चलो बेस्ट ऑफ लक तुम लोग को। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ
बैडमिंटन की ये 2 बालिकाएं थी जो अभी खेली हैं, रजत पदक जीती हैं। और इनका कहना था कि जो प्रतिद्वंदी था थोड़ा वो अच्छा खेला जिसके कारण हार गई, लेकिन आगे इनका संघर्ष जारी रहेगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।